हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं किए हैं, तो कर दीजिए। आपके सिलेबस को देखते हुए तो मैं यही बोलूंगी कि आपको अभी से अपनी स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। टीचिंग एप्टीट्यूड जो इस बार एग्जाम हुआ था 2024-25 का जो सेशन है एमयू बीए बीएड का, उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा गया था हम उस पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम के सिलेबस पे, थोड़ा जान लीजिए जो नए बच्चे हैं, तो अगर आपके मैं सिलेबस की बात करूं, एमयू बीए बीएड की बात करूं, तो उसमें टोटल 125 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चंस की इंग्लिश पूछी जाती है, 25 क्वेश्चन इंडो इस्लामिक अलीगढ़ मूवमेंट से पूछे जाते हैं, और इसमें 40 मार्क्स का रहता है जीएस में करंट अफेयर्स भी आता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो 10 मार्क्स का इसमें रीजनिंग पूछा जाता है और 25 क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पेपर जो बनता है, वो टोटल 125 क्वेश्चंस का बनता है। क्लियर? तो इस वीडियो में, क्योंकि हमारे, अगर आपने चैनल पे आप अगर नए हैं तो जान लीजिए कि हमारे चैनल पे जो है, चाहे एमयू की बात करूं चाहे जामिया की बात करूं, बहुत सारे पेपर्स का हम जो है सॉल्यूशन डाल चुके हैं, पीवाईक्यूज का, और अभी आने वाले दिनों में और भी पेपर्स का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मैं बात करूं अभी बीए बीएड की, तो इसमें ये आपको पेपर 2024-25 की अगर मैं बात करूं, इस बार जो पेपर हुआ है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की तो ये वीडियो आप देख ही रहे हैं। इसमें इंडो इस्लामिक की वीडियो भी जल्दी आपको देखने को मिलेगी, हिस्ट्री की अपलोड हो चुकी है, आप देख लीजिएगा, इंग्लिश की भी हो गई है अपलोड और रीजनिंग की भी हो गई है। क्लियर? ज्योग्राफी की मैं जल्दी लेकर आऊंगी वीडियो, तो आपको टोटल 125 क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर? चलिए अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं। बाकी अगर और भी आपके कोई हैं रिलेटिव वगैरह जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, दोस्त होंगे आपके, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे कोर्सेज के पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। चलिए, और हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करते टाइम आपको नोटबुक अपने पास रखनी है, कुछ चीजों को माइंड में रखना है और कुछ चीजों को आपको नोटबुक में नोट करते चलना है। जो मैं बताऊं, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा यूनिट है जो आपको 100% जो है स्कोर करने का मौका देता है, चांस देता है। कैसे? क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा यूनिट है जिसमें बहुत ज्यादा बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम भी देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है ना। जैसे इंग्लिश या रीजनिंग में होता है, प्रैक्टिस नहीं करो तो भूल जाते हैं, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा यूनिट है जिसका थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो 100% आपका स्कोर होने का चांस रहेगा। 25 में से आप 25 स्कोर कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा कैसे कर सकते हो, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आखिर एक टीचर होना कैसे चाहिए आपको ये पता होना चाहिए, और कुछ निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स होंगे उनको आपको जहन में बिठाना है कि अगर निगेटिव वर्ड है तो हमारा आंसर नहीं होगा, पॉजिटिव वर्ड है तो हमारा आंसर होगा ही होगा। कौन से निगेटिव वर्ड होते हैं, कौन से पॉजिटिव वर्ड होते हैं, तो ये हमारी क्लास में देखने को मिलेगा। आप नोटबुक लेके बैठिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा, जो मैं बताऊं कि निगेटिव वर्ड है उसको आप निगेटिव वर्ड में डाल दीजिएगा लिस्ट में, और एक पॉजिटिव वर्ड्स की लिस्ट बना लीजिएगा, जो पॉजिटिव वर्ड है उसको पॉजिटिव वर्ड्स में डाल दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई, आपको समझ में आया होगा कि हमारी क्लास कैसे ये होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एन इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एक मतलब इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट को आप किस क्लासरूम इन्वायरमेंट को आप बोलोगे कि इफेक्टिव है? ऑप्शन नंबर है अ वैरायटी ऑफ टीचिंग एड, जिस क्लास में बहुत ज्यादा टीचिंग एड्स रखे हुए हैं, वैरायटी रखी हुई। टीचिंग एड्स का मतलब जैसे जो टीचिंग में यूज होते हैं, जो चीजें यूज होती हैं, जैसे कि मान लो प्रोजेक्टर हो गया, या फिर डिजिटल बोर्ड को एक एड ही है ना, ग्रामोफोन का यूज कर रहे हैं, फ्लैश कार्ड का यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो चार्ट पेपर का यूज कर रहे हैं या डेमो का यूज कर रहे हैं, है ना, अर्थ का पढ़ाने के लिए, अर्थ को पढ़ाने के लिए आप ग्लोब का यूज कर रहे हैं, वो सब टीचिंग एड हो गया। तो आप किसे बोलेंगे इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट को, जहां बहुत सारे टीचिंग एड रखे हुए, या फिर लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, जिसमें लाइवली टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन चल रहा है ना, बच्चे बात कर पा रहे हैं, स्टूडेंट बात कर पा रहे हैं, स्टूडेंट से टीचर बात कर पा रहा है ना। तो इस तरह का मतलब
क्वेश्चन आंसर चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी, पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम साइलेंस, एकदम फ्लाइट मोड पे लगे हुए हैं सब, कोई नहीं बात कर रहा है ना, तो उस इन्वायरमेंट को आप बेस्ट इन्वायरमेंट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो रखा है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो बच्चे देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं तो आपका ऑप्शन आपके जहन में आ गया होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, फिर भी एक बार सुन लीजिए। अगर मैं बात करूं इसमें निगेटिव वर्ड्स कौन सा है और पॉजिटिव वर्ड्स कौन सा है, तो हर वो वर्ड जो बच्चे को एक्टिव नहीं रखता वो निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, और हर वो वर्ड जो कि एक्टिव रखता है वो पॉजिटिव वर्ड हो गया। अब अगर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, आप खुद सोचिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन क्लासरूम में है, तो इसका मतलब ये है कि टीचर भी नहीं बात कर रहा है, स्टूडेंट भी बात नहीं कर रहा है ना, डिसिप्लिन में, मतलब साइलेंट मोड पे। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट जो है वो निगेटिव वर्ड है। अपनी लिस्ट बना लीजिए, डाल लीजिए अपनी लिस्ट में, ठीक है, क्लियर। चलिए, एक तो आपको पता चल गया कि कौन सा निगेटिव वर्ड है, कौन सा पॉजिटिव वर्ड है। अगर मैं दूसरा बात करूं, ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ। पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस का भी मतलब यही है कि बच्चा बात ही नहीं कर रहा है, टीचर भी बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये इन्वायरमेंट हमारा क्या है, इफेक्टिव नहीं है ना, एक्टिव नहीं है बच्चा, मतलब हमारा इन्वायरमेंट इफेक्टिव नहीं है। फिर अगर मैं बात करूं वैरायटी ऑफ टीचिंग एक्ट, अगर वैरायटी ऑफ टीचिंग एक्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर भले ही मेरे रूम में जो है कंप्यूटर रखा है, कैमरा रखा है, या फिर डिजिटल बोर्ड रखा है, बहुत सारी चीजें रखी हैं, चार्ट पेपर रखा है, लेकिन मुझसे वो यूज ही करना नहीं आ रहा है ना, मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ, तो इसका कोई मतलब नहीं कि उस इन्वायरमेंट को हम इफेक्टिव इन्वायरमेंट बोलेंगे। या मुझे पढ़ाना नहीं आ रहा है, मुझे तो अपना कंटेंट है वो डिलीवर करना नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है उस टीचिंग एक्ट्स का, है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ। हमारा अब एक ऑप्शन बचता है, इसका मतलब आंसर तो हमारा वही है। अब क्यों है वो भी हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, लाइवली टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन मतलब यहाँ पर दोनों में बातचीत हो रही है ना, दोनों बात कर रहे हैं। अब दोनों बात ऐसे तो नहीं कर रहे होंगे, सर आपने क्या खाया, है ना, मैम आपने क्या पहन रखा है, कपड़े किस कलर के पहन रखे हैं, आपने ये सूट कहाँ से बनाया था, ये सब तो नहीं पूछेगा बच्चा। अब अगर बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन आंसर किए जा रहे हैं, टॉपिक पे डिस्कशन किया जा रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या है, वो है एक्टिव। क्लियर, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये पीवाईक्यूज आपके लिए मस्ट है, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन देखने को मिलता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो बीएड में ये क्वेश्चन आ चुका है जिसमें ये ऑप्शन भी दे रखा है। आप अगर बीएड के पेपर लगाएंगे तो उसमें दे, और हाँ एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को, आप बीएड के बहुत ज्यादा पेपर बीएड के, क्योंकि दो बार ही एग्जाम हुआ है, इसका मतलब आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड के टोटल 50 पीवाईक्यूज है ना, लेकिन आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज लगाने आप कहां से मिलेंगे, एमयू का टीचिंग एप्टीट्यूड हो बीएड में जो पूछा जाता है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके 2016 से आपको पेपर लगाना है बीएड का, और जामिया बीएड के भी क्वेश्चन आपको लगाने हैं जो कि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही लेवल था, चाहे वो बीएड में हो एमयू का या फिर जामिया बीएड में हो, यही लेवल था बीएड का टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एमयू बीएड का भी क्वेश्चन लगाएं और जामिया बीएड के भी क्वेश्चन लगाएं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ मोटिवेशन इज, बच्चों को आप मोटिवेट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप क्या मानेंगे कि कौन सा एप्रोप्रिएट मेथड है, क्या करेंगे, पनिशमेंट फॉर इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, अगर बच्चा रेस्पॉन्स गलत कर रहा है तो आप उसको पीटेंगे, मारेंगे, है ना, तोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिसिज्म बिफोर स्टूडेंट, क्रिटिसाइज करेंगे उसे बच्चों के सामने, है ना, बाकी बच्चों के सामने अगर उसने गलत मतलब आंसर किया है, गलत हरकत की है। ऑप्शन नंबर सी, डेवलपिंग रेवलरी, या मतलब उसमें जो उसमें डेवलप करेंगे, अपना तालमेल बिठाएंगे, रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे बच्चे का और अपने बीच में। ऑप्शन नंबर डी, रिवॉर्डिंग द करेक्ट रेस्पॉन्स, जो उसने करेक्ट रेस्पॉन्स किया है हम उसको रिवॉर्ड देंगे। क्लियर, तो हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है मोटिवेशन, मतलब मोटिवेट कब होगा बच्चा मोटिवेट हो तब होगा जब उसको पनिश करेंगे। पनिश वैसे भी निगेटिव वर्ड है, हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, किसी भी हाल में बच्चों को हम पनिश करेंगे ही नहीं, है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो चला गया। ऑप्शन नंबर बी की बात करूं, क्रिटिसिज्म बिफोर स्टूडेंट, अगर आप बाकी बच्चों के साथ सामने उसे क्रिटिसाइज करोगे तो कैसे बच्चा मोटिवेट होगा, वो तो डिमोटिवेट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। क्रिटिसाइज भी क्या है, निगेटिव वर्ड, आराम से लिस्ट बनाइए। ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करूं, डेवलप रिवलरी, मतलब यह है कि आप बच्चे के बीच, अपने और बच्चे के बीच में तालमेल बैठा रहे हैं। आप ये टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करते टाइम आप अपने आप को टीचर मानिए, तो फिर आप बेहतर से समझ पाएंगे।
तो ये है कि आप अपने बीच में और बच्चे के बीच में तालमेल बैठा रहे हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, है ना। बच्चा कुछ पूछ रहा है, आप बता दे रहे हैं, बच्चे का डाउट है, आप क्लियर कर रहे हैं, तो इससे बच्चा मोटिवेट होगा। या फिर बच्चा अगर कुछ पूछ रहा है तो उसको डांट दे रहे हैं, तो नहीं होगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। आपने यही हरकत उन दो ऑप्शन में की है ना, कि बच्चों को पनिश कर दिया और बच्चों को क्या कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, जो कि नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो सकता है, बट ऑप्शन नंबर डी पे भी हम आएंगे। रिवॉर्डिंग द करेक्ट रेस्पॉन्स, ये हमारा आंसर हो सकता था, बट आपको मोस्ट पॉजिटिव वर्ड पे जाना है। ये पॉजिटिव है और ये मोस्ट पॉजिटिव है। अगर ये हमारा ऑप्शन नहीं होता तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने का चांस होता, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा क्योंकि सी जो है हमारा मोस्ट पॉजिटिव। अब आप बोलेंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा मोस्ट पॉजिटिव है? अरे बच्चे, जो ऑप्शन जो है वो जो आपको बेस्ट लग रहा है वही मोस्ट पॉजिटिव हो गया, है ना। जहां ज्यादा बच्चे का फायदा है वो मोस्ट पॉजिटिव हो गया। अब अगर बच्चे से आप डांटेंगे, फटकारेंगे, तोड़ेंगे, मारेंगे तो बच्चा आपके पास नहीं आएगा। लेकिन बच्चे को ऐसा आपने ट्रस्ट बिल्ड किया है, जो बच्चा अगर बात भी बताता है तो बच्चों को ये पता है कि हाँ मेरी टीचर इतनी अच्छी है कि वो मुझे कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगी। तो इसका मतलब बच्चा ऐसी भी बात बताएगा जो मतलब बाकी से वो शेयर नहीं करना चाह रहा, किसी परेशानी में फंसा हुआ है तो वो टीचर से शेयर करेगा, और बच्चा ये सोचेगा कि मुझे कोई रास्ता दिख जाएगा, मेरी मैम या मेरी टीचर मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखा देंगे जिससे मैं इस परेशानी से बाहर निकल जाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आपने डेवलप रिवॉर्डिंग, मतलब एक रिलेशनशिप, एक जो तालमेल है वो बच्चे के बीच में आपने बिठाया है। तो ऑप्शन नंबर सी, और रिवॉर्ड कर दिया वो भी ठीक है, बट ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि मोस्ट पॉजिटिव है हमारा सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ स्टूडेंट रिपीटेडली मेक एरर ड्यूरिंग अ लेसन, अ टीचर शुड, मतलब एक बच्चा है जो आपकी क्लास में रिपीटेडली एरर बना रहा है ना, रिपीटेडली एरर कर रहा है क्लास के दौरान, तो आपको क्या करना चाहिए? एज ए टीचर आप क्या करेंगे? मेक चेंज इन इंस्ट्रक्शन मेथड, आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, आपने जो बताया है, आप उसमें चेंज करेंगे। हो सकता है बच्चे की समझ में नहीं आ रहा हो इसलिए वो बार बार एरर कर रहा हो। ऑप्शन नंबर बी, मेक एन एरिंग स्टूडेंट स्टैंड आउटसाइड द क्लासरूम, बच्चे को बोलो उठो और जाओ क्लास से बाहर, है ना। बार बार हिम्मत कैसे होगी ये एरर करने की? या ऑप्शन नंबर सी, टॉक टू प्रिंसिपल अबाउट देम, प्रिंसिपल से इसकी शिकायत करेंगे, प्रिंसिपल से इस मुद्दे पे बात करेंगे कि ऐसा ऐसा मेरी क्लास में हो रखा है। या ऑप्शन नंबर डी, लीव द लेसन फॉर द टाइम बीइंग एंड कम बैक आफ्टर सम टाइम, ये सोचेंगे कि अब थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, बाकी परेशान कर दिया इस बच्चे ने, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद में वापस से इस क्लास पाएंगे, इस मुद्दे पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप टीचर हैं, किसी भी जो आपकी क्लास में कोई परेशानी आई है, एक परेशानी ही होती है, एक प्रॉब्लम होती है ना, तो आप उससे भागेंगे नहीं। क्लियर? उसका सामना करेंगे। जब उसका सामना करेंगे तो आप तो छोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा कि कोई भी अगर परेशानी आती है तो उसको पहली बात तो प्रिंसिपल तक नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आपका और बच्चे का मैटर है, आप जानो। उस बच्चे के पेरेंट्स से भी नहीं बोलेंगे क्योंकि बच्चा आपका है, आपका स्टूडेंट है, आप जानो। तो कहीं अगर पेरेंट्स आता है या फिर टीचर प्रिंसिपल आता है, उन दोनों का मैटर इसमें नहीं होता है, तो वो ऑप्शन देख के ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। क्लियर? और बाकी यह है कि आप कुछ टाइम के लिए उसे इग्नोर कर सकते हो, है ना। उसे जो है, जैसे इसमें पूछा है कि लीव द लेसन को छोड़ दो, तो ऐसा भी नहीं करना है। ऐसे का मतलब है कि आपने प्रॉब्लम को फेस नहीं किया और प्रॉब्लम से मुंह मोड़ लिया, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बचते हैं हमारे पास दो, मेक चेंज इन इंस्ट्रक्शन मेथड, और ऑप्शन नंबर बी पे भी देखिए, मेक एन एरिंग स्टूडेंट स्टैंड आउटसाइड द क्लासरूम, आप उस बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दोगे। तो ऐसा आपको कोई राइट नहीं है कि अगर बच्चे की समझ में नहीं आ रहा तो आप क्लास से बाहर निकाल दोगे। उस बच्चे को समझाइए, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, आप उस बच्चे को समझिए कि उसके समझ में क्यों नहीं आ रहा है ना, उसके मेथड। तो आपने जो मेथड यूज किया है ना, इंस्ट्रक्शन जो बच्चों को दिया है, आप उसमें चेंज करिए। हो सकता है आपके इंस्ट्रक्शन वो समझ नहीं पा रहा हो, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। बच्चे, ये क्वेश्चन आपसे आ रहे होंगे, मैं मानती हूं कि आपसे इसका आंसर आ रहा होगा, बट ये देखने की कोशिश करिएगा कि मैं किस मेथड से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूं। वही मेथड आपको अपने एग्जाम में अप्लाई करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ टीचर कैन बेस्ट बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, एक टीचर की जो कॉम्पिटेंसी है, क्षमता है, स्किल है, एबिलिटी है, उसको आप किसके बेस पे जज करोगे?
लेंथ ऑफ सर्विस, उसकी सर्विस देखोगे कितने साल से वो पढ़ा रहा है ना, टीचर है तो पढ़ा ही रहा होगा। ऑप्शन बी पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, उसकी कितनी बुक्स पब्लिक है ना, पब्लिश हो रखी है। ऑप्शन नंबर सी मीटिंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट, या फिर ये देखेंगे कि इसने बच्चों की जो जरूरतें थी उनको कितना पूरा किया है, बच्चों की जो रिक्वायरमेंट थी, बच्चों का जो नीड थी उनको इस टीचर ने पूरा किया है या फिर नहीं किया, बच्चों को पढ़ाया या फिर नहीं पढ़ाया। ऑप्शन नंबर बी पर्सनालिटी ऑफ द टीचर, या फिर टीचर कितना हैंडसम है ना, कितना स्मार्ट है ना, कितना सलमान खान है, या फिर आप इस पे जाओगे। तो देखिए अगर आपको कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर पे जाना है कि टीचर की कॉम्पिटेंसी, उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता, तो लेंथ ऑफ सर्विस से कोई मतलब नहीं है ना, पब्लिकेशन ऑफ बुक से भी कोई मतलब नहीं है, उनकी बुक कितनी पब्लिश है इससे मतलब नहीं है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिन्हें नॉलेज तो बहुत होती है, इंफॉर्मेशन उनमें कूट कूट के भरी होती है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते है ना, बता नहीं पाते बच्चों को, तो इसका कोई मतलब नहीं है। मीटिंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट और पर्सनालिटी ऑफ टीचर, कुछ ऐसे होते हैं टीचर जैसे देखने में बहुत खूबसूरत नहीं होते बट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं है ना, तो आप पर्सनालिटी पे नहीं जाओगे। मीटिंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट, हाँ मीटिंग ऑफ नीड्स स्टूडेंट का मतलब है कि जो बच्चे को कितने अच्छे से पढ़ाया है ना, बच्चों की कितनी अच्छे से समझ में आया है, बच्चों की जरूरत थी, नीड्स थी, जो मेथड बच्चों की समझ में आया था वो अप्लाई उन्होंने किया या फिर नहीं किया। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ टीचर, इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि टीचर की क्वालिटी को नहीं दर्शाता। एक टीचर नहीं हो सकता काउंसलर, गाइड, मोटिवेटर या फिर कॉन्ट्रैक्टर। तो काउंसलर, जैसे काउंसलिंग करनी होती है कभी कभी बच्चे की है ना, तो काउंसलर तो होना चाहिए टीचर। अब फिर आता है गाइड, हाँ बिल्कुल गाइड भी करना है टीचर को। उसके बाद में आता है मोटिवेटर, बिल्कुल मोटिवेटर भी होना चाहिए, बच्चों की तो बहुत आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है ना, तो ये तो जरूरी है कि टीचर को मोटिवेटर होना चाहिए। एक आता है कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं, ठेकेदार नहीं है ना, कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे काम कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट, सॉरी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें पूछा है नोट है ना, नोट पूछा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्टूडेंट हु आस्क क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी, एक बच्चा है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे। एक बच्चा है आपकी क्लास में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप क्या करोगे। ऑप्शन नंबर ए एडवाइस टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास, टीचर मतलब उस बच्चे को एडवाइस देंगे कि मतलब क्लास के बाद में वो टीचर से मिल ले। ऑप्शन नंबर बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द क्लास, या फिर बच्चे को एनकरेज करेंगे कि अपनी जो क्लास है, बच्चे हैं उसमें आप डिस्कस कर लो, आपस में डिस्कस कर लो। ऑप्शन नंबर सी एनकरेज टू सर्च आंसर इंडिपेंडेंटली, या फिर बच्चे को एनकरेज करोगे कि इस क्वेश्चन का जो है आप खुद से आंसर फाइंड कर लो, गूगल कर लो। ऑप्शन नंबर डी एनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन, या फिर बच्चे से बोलेंगे शाबाश मेरे शेर, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा है, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहो है ना, तो नॉलेज बढ़ेगी। अब बताइए आपका आंसर कौन सा होगा इसमें। देखिए ये नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रॉब्लम से मुंह मोड़ लिया। प्रॉब्लम आई थी कि बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, तो आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि बाद में मिल लेना, इसका मतलब ये आप प्रॉब्लम से भाग रहे हो, तो वो नहीं होगा। पार्टिसिपेट मतलब एनकरेज भी नहीं कर सकते कि क्लास में डिस्कशन कर लो, ये आपसे उसने क्वेश्चन पूछा है तो आपका दायित्व बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप बच्चे को आंसर बताएं, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी मतलब बच्चे से बोलेंगे कि आप खुद से गूगल कर लो, हो सकता है वो गलत आंसर फाइंड आउट कर ले है ना, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी एनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन, गुड, ये हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, अगर आप उसको एनकरेज करते हो कि बच्चे बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहो, तो बच्चा मोटिवेट होगा, वो और पढ़ेगा, कंटेंट और पढ़ेगा, और जब कंटेंट और पढ़ेगा तो वो फिर और क्वेश्चन भी पूछने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन कौन पूछता है, जो पढ़ता है, जो पढ़ता ही नहीं है उसके क्या डाउट आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि अब इनमें से सारे के सारे क्वेश्चन मैं पढ़ा दूंगी, कब इन मुश्किल से कुछ ही आएंगे है ना, कि मैम ये समझ में नहीं आया था, इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इसका आंसर कैसे हो गया। मुझे तो लगता है टीचिंग एप्टीट्यूड सभी बच्चों को आता है, या फिर आप लोग अच्छे से पढ़ते नहीं हो, ये भी हो सकता है, वरना जो पढ़ता है डाउट उसके आते हैं है ना। तो खैर टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा यूनिट नहीं है जो डाउट आए, मैं मजाक कर रही थी, आप लोग अच्छे से पढ़ो, नहीं अगर स्टडी स्टार्ट की है तो कर दीजिए है ना, बहुत अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा। सिलेक्शन मुश्किल नहीं होता, बस आपको पढ़ना होता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द स्टूडेंट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन सम डिफरेंट वे। आपने क्या किया, आपके बच्चे ने क्या किया, सॉरी आप तो टीचर हैं, आपके स्टूडेंट ने क्या किया कि आपने जो उसे मेथड को पढ़ाया था एज टॉट बाय द टीचर, है ना, आपने जिस मेथड से उसे पढ़ाया था, जिस बुक से पढ़ाया था, बच्चा किसी और ही तरीके से पढ़ रहा है, सम अदर मेथड यूज कर रहा है, सम डिफरेंट वे यूज कर रहा है, कोशिश कर रहा है, देन दीज स्टूडेंट शुड बी, तो क्या करना चाहिए, डिस्करेज टू कंसल्ट सम अदर बुक ऑन द सब्जेक्ट, उसको डिस्करेज करेंगे, नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और बुक आपको यूज नहीं करनी है, आपको यही बुक यूज करनी है, यही मेथड यूज करना है जो मैंने आपको पढ़ाया है, आप ऐसा करोगे। या ऑप्शन बी, एनकरेज टू कंसल्ट अदर बुक ऑन द सब्जेक्ट, या फिर उसे एनकरेज करोगे, वाह बहुत अच्छा है, आप दूसरी भी बुक लेकर आओ और उसे भी पढ़ने की कोशिश करो, हो सकता है उसमें थोड़ा एक दो फैक्ट और अच्छे से दे रखे हो, है ना। ऑप्शन नंबर सी, सजेस्ट टू टॉक विद टीचर आफ्टर द पीरियड, मतलब उससे बोलेंगे मुझे बाद में मिलना, सजेस्ट करोगे कि बाद में मिलना, इस पर बाद में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, सजेस्ट टू फॉलो द क्लासरूम नोट्स इन ऑर्डर टू गेट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, उससे बोलोगे जो मैंने नोट्स दिया है उन नोट्स को ही यूज करो, उन नोट्स से ही पढ़ो, वही एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए अगर आप ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे तो आपने बच्चे को कर दिया फिक्स, बच्चा एक्टिव ही नहीं है, आपने जो नोट्स दिया उसने वो जो है याद कर लिया, इसका मतलब बच्चा एक्टिव रहा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी तो हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर अगर मैं सी पे आती हूं तो आप इस परेशानी से भाग गए, क्यों, क्योंकि आपने बोला बाद में मिलना, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर अगर मैं बी पे आती हूं तो एनकरेज टू कंसल्ट अदर बुक ऑन द सब्जेक्ट, और ऑप्शन नंबर बी पे आती हूं तो डिस्करेज, डिस्करेज बच्चा एक नेगेटिव वर्ड है, लिस्ट बना ले, डिस्करेज डाल दीजिए नेगेटिव वर्ड में, डिस्करेज नहीं करते बच्चे को, ठीक है, एनकरेज करेंगे कि बाकी वो दूसरी भी बुक का यूज कर सकता है, दूसरी बुक का भी सहारा ले सकता है कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन्ट फॉर, स्टूडेंट सेंट्रिक जो क्लासरूम है वो क्या है, उसका मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, एक होता है स्टूडेंट सेंट्रिक और एक होता है टीचर सेंट्रिक, ठीक है। टीचर सेंट्रिक में होगा कि टीचर अपने आप को ही सेंटर में रख रहे हैं, जो उसे अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, जिस मेथड का उसे जो मेथड उसको अच्छा लग रहा है उस मेथड से वो पढ़ा रहा है, डजंट मैटर कि वो मेथड बच्चे को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर स्टूडेंट सेंट्रिक की मैं बात करूं तो यहाँ पर स्टूडेंट को ध्यान में रखा जा रहा है, स्टूडेंट, क्योंकि अगर मैं देखूं, मतलब अगर मैं बात करूं तो दुनिया में कोई भी दो इंसान एक से नहीं होते, तो अगर क्लास है, क्लास में जो बच्चे हैं वो मोर देन 2 होंगे, मोर देन 1 होंगे, है ना, तभी वो क्लासरूम है। अगर मैं बात करूं क्लासरूम में अगर 20, 25, 30 स्टूडेंट भी हैं तो ये होता है कि वो सारे बच्चों का कुछ ना कुछ जो है उसमें चेंज देखने को मिलता है, चाहे वो उनका मेथड हो, चाहे वो उनका जो लर्निंग प्रोसेस है उसका, चाहे वो कुछ स्लो लर्निंग हो सकते हैं, स्लो लर्नर हो सकते हैं, कुछ अच्छे से वो मतलब बहुत जल्दी सीखने वाले बच्चे हो सकते हैं, कुछ का मेथड हो सकता है जो दूसरे बच्चों से मैच नहीं करता हो। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है उन सारे बच्चों का ध्यान रखा जाता है, एक से ज्यादा मेथड का यूज किया जाता है पढ़ने में, जिस मेथड से बच्चों को समझ में आ रहा था उसी मेथड से पढ़ाया जाता है। जबकि टीचर सेंटर में क्या होता है, टीचर सेंटर में सिर्फ टीचर को जो अच्छा लग रहा होता है मेथड वो पढ़ाता है। अब चाहे क्लास में एक बच्चा है, चाहे फिर 100, 200 ही स्टूडेंट क्यों ना हो, वो उसी मेथड से पढ़ा रहे हैं, क्लियर, चाहे वो कुछ बच्चों की समझ में आ रहा है या कुछ बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं जो क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं तो एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिल्कुल एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब एड्रेस करता है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है बच्चों के अंदर, मतलब सारे बच्चे तो सेम नहीं है, सब बच्चे अलग अलग हैं, तो उनके रिक्वायरमेंट, उनकी नीड भी अलग अलग होगी, उनका मेथड भी अलग अलग होगा, लर्निंग प्रोसेस भी उनका अलग अलग होगा, तो उस पर वो फोकस करता है, क्लियर। तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन को हम देख लेते हैं। एंगेजिंग द एंटायर क्लास, पूरी क्लास को जो है एंगेज करना, तो ये चला जाता है टीचर सेंटर पे। और रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर, जो टीचर ओरिएंटेड लेक्चर होते हैं उसको कम करना, ऐसा कोई मतलब नहीं है। रिड्यूसिंग टीचर्स बर्डन, ऐसा भी नहीं है, इसमें टीचर का बर्डन और बढ़ जाता है, कम से कम उसमें एक ही मेथड तो यूज हो रहा है, इसमें तो बहुत सारे मेथड यूज होते हैं। एक बच्चा अगर आपने पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लास में, है ना, और एक बच्चे ने भी आके बोल दिया कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए, तो उसको फिर दोबारा दूसरे मेथड से समझाना पड़ सकता है ना। तो ये सब होता है स्टूडेंट सेंट्रिक में, जहां स्टूडेंट का इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अ टीचर इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर
एक टीचर को इफेक्टिव कम्युनिकेटर मानेंगे अगर वो यूज करता है, क्या करता है, अगर वो करता है, ही यूजेस इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी का यूज करता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना, टीचिंग एड की मैं बात कर रही थी, तो उसकी अगर वो उसका यूज करता है। ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करूं तो ही हेल्प स्टूडेंट गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीच, अगर वो बच्चों को ये समझा पा रहा है, ये समझाने में उनकी हेल्प कर रहा है कि वो जो पढ़ा रहा है उसका वो मीनिंग निकाल पा रहे हैं, बच्चे समझ पा रहे हैं जो टीचर पढ़ा रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ही कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चन वाइल टीचिंग, या फिर जब वो पढ़ा रहा है तो बच्चे उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, हेल्प स्टूडेंट गेट करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन ही आस्क, या फिर बच्चे उसका सही आंसर निकाल पा रहे हैं जो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कम्युनिकेटर, है ना। अभी मैंने इससे पहले बोला था कि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिन्हें इंफॉर्मेशन तो बहुत आ रही होती है ना, नॉलेज तो बहुत आ रही होती है, बट वो जो है डिलीवर नहीं कर पाते, है ना, मतलब बच्चों को समझा नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कम नॉलेज होते हुए भी बहुत अच्छे से बच्चों को समझा पाते हैं, है ना, मतलब बहुत कम नॉलेज नहीं है, मतलब थोड़ी सी कम नॉलेज होते हुए भी बहुत अच्छे से बच्चों को समझा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है ना। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि कम्युनिकेटर इफेक्टिव कम्युनिकेटर आप मानोगे टीचर को अगर वो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी यूज कर रहा है, ये तो होगा नहीं, है ना, और बच्चों को हेल्प कर रहा है, मतलब उसमें जो हेल्प कर रहा है स्टूडेंट गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीच, जो मतलब बच्चे समझ पा रहे हैं कि वो जो पढ़ा रहा है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेटर वही है जो उसने कम्युनिकेट किया, बच्चे ने समझा। अब सारी क्लास हो गई, पूरा पढ़ा लिया, पूरा लेक्चर हो गया, पूरा चैप्टर हो गया, फिर बाद में बच्चे कह रहे हैं कहना क्या चाह रहे हो, तो ऐसा ना हो, है ना। अगर किसी टीचर के साथ ऐसा हो रहा है कि बाद में बच्चे बोल रहे हैं अरे कहना क्या चाह रहे हो, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं है ना। डबल मीनिंग बात कर रहा है तो वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेटर ये है जो उसने पढ़ाया तो बच्चों की समझ में आया, बच्चों ने उसका करेक्ट मीनिंग निकालने की कोशिश की। क्लियर? ही कीप ऑन आस्किंग वाइल टीचिंग, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, इसमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का। टू डिक्टेट, ऑप्शन नंबर अगर मैं ए पे जाती हूं तो टू गिव इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट, बच्चों को इंफॉर्मेशन देना एक जो टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। या ऑप्शन बी टू डिक्टेट नोट्स टू स्टूडेंट, बच्चों को नोट्स दे देना। ऑप्शन नंबर सी टू हेल्प स्टूडेंट पास द एग्जाम, ये बच्चे की हेल्प करना एग्जाम को पास करने में। ऑप्शन नंबर डी टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट। देखिए बच्चे इसमें नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है, जैसे डिक्टेट नोट्स, नोट्स नहीं दे सकते। अगर आपने नोट्स बच्चे को दिए तो बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चे ने खुद से कुछ नहीं किया। रोट लर्निंग को आप प्रमोट कर रहे हैं, बर्रेक्टाफिकेशन को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो नोट्स होते हैं वो निगेटिव वर्ड होता है। अब आप ये मत बोलिएगा कि मैं तो नोट्स देती हूँ बच्चों को, ये कोचिंग है, कोचिंग ही अपने आप में निगेटिव वर्ड है। कहीं आपने देखा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि कोचिंग दिलाओ बच्चों को? नहीं, कोचिंग अपने आप में निगेटिव वर्ड है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन स्कूल में बच्चों की पढ़ाई होगी नहीं तो कोचिंग तो बनेंगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं होगा। और हम नोट्स दे रहे हैं, इसका मतलब देखिए नोट्स प्रोवाइड कराना और बच्चे से नोट्स बनवाना। बच्चा अगर खुद से नोट्स बना रहा है तो वो पॉजिटिव वर्ड होगा, लेकिन अगर वो किसी के नोट्स ले रहा है और ऐसे ही वो रट रहा है तो वो निगेटिव वर्ड होगा, क्योंकि बच्चा एक्टिव नहीं है उसमें। नोट्स को बनाएगा तो वो एक्टिव होगा, तो वो पॉजिटिव चला जाएगा। दूसरे के नोट्स अगर लेगा तो जाहिर सी बात है बच्चे ने खुद नहीं मेहनत की है, वो निगेटिव है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं होगा। टू हेल्प स्टूडेंट पास द एग्जाम, बच्चे की एग्जाम को पास करने में हेल्प करना नहीं। अगर ऐसा आप करेंगे तो बच्चे को आप नॉलेज नहीं देंगे, इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, पढ़ाएंगे नहीं अच्छे से, है ना। अगर बच्चे को अच्छे से कंसेप्ट अगर क्लियर करेंगे तो वह एग्जाम भी पास करेगा और अच्छा एक नागरिक भी बनेगा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान भी बनेगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर अगर मैं बी और सी तो हमारा एलिमिनेट हो गया। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए मैंने छोड़ दिया था, टू गिव इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन देना बच्चे को। चलो इसको हम होल्ड करेंगे। यहां पर ऑब्जेक्टिव तो पूछा है बट मेन ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो हम ऑप्शन नंबर डी को भी एक बार देख लेते हैं। टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट, गुड, ये हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में साफ साफ बच्चों को एक्टिव रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें थिंकिंग पावर डेवलप करी जा रही है ना। थिंकिंग पावर अगर बच्चे की डेवलप हो रही है तो क्या हो रहा है, इससे क्या साबित हो रहा है, क्या दिख रहा है
कि बच्चा एक्टिव है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग उसकी हो रही है। ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है तो क्रिटिकल थिंकिंग पावर उसमें आ रही है। क्रिटिकल थिंकिंग पावर उसमें आ रही है, इसका मतलब बच्चा सही और गलत में भेदभाव कर पा रहा है, क्या सही क्या गलत है ये समझ पा रहा है, उसका कंसेप्ट क्लियर है ना। तो इसका मतलब यह है थिंकिंग पावर अगर उसकी डेवलप हो रही है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा मोस्ट पॉजिटिव। ये पॉजिटिव था बट ये मोस्ट पॉजिटिव है। क्लियर? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेडागोजी। पेडागोजी की डेफिनेशन आपसे पूछी है, क्या होती है? पेडागोजी को ही समझ लीजिए। सबसे पहले पेडागोजी क्या होती है? पेडागोजी एक मेथड है टीचिंग का, और मतलब मेथड कह सकते हैं इसको। अगर मतलब कोई अगर टीचर है उसको ये पता है कि वो कौन सा कंटेंट किस लेवल के बच्चे को देना है ना, किस लेवल के बच्चे हैं, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, उनका मेथड क्या है, और उनको किस तरह से उस कंटेंट को प्रोवाइड करना है, डिलीवर कैसे करना है, उस मेथड को अगर पता है तो वही सब कुछ कहलाता है पेडागोजी। तो पेडागोजी जो है एक ऐसा मेथड है जो कि टीचर को पता है कि बच्चों को डिलीवर कैसे करना है कंटेंट। क्लियर? तो क्या होगा? स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? नहीं, ये नहीं होगा। द प्रैक्टिस ऑफ डिसिप्लिन इन द क्लासरूम? नहीं होगा। द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग? बिल्कुल होगा। और द मेथड ऑफ टेस्टिंग? नहीं होगा। अब इसको एक चीज और समझिए, आर्ट ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या है? एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है, और ये पेडागोजी क्या है? टीचिंग का मेथड है। तो हमारा ये पेडागोजी भी क्या हो जाएगा? आर्ट ऑफ साइंस हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग। इसमें से जो इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग का टीचर का जो फीचर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर है टीचर सेंट्रिक अप्रोच, या ऑप्शन बी मोनोटोनस लेक्चर डिलीवरी, ऑप्शन सी लैक ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट, ऑप्शन डी यूज ऑफ डाइवर्स टीचिंग मेथड। आंसर बताइए इसमें से क्या हो सकता है? एक बार सोचिए, हम पानी पी लेते हैं, एक बार थिंक करिए क्या आंसर हो सकता है। इसमें पूछा है इफेक्टिव फीचर की बात हो रही है, ठीक है। टीचर सेंट्रिक नहीं होगा, निगेटिव वर्ड है अपने आप में। टीचर सेंट्रिक निगेटिव होता है और स्टूडेंट सेंट्रिक पॉजिटिव होता है, क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है या आजकल जो यूज होता है वो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। स्टूडेंट की नीड को ध्यान में रखा जाता है, टीचर की नीड को नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा गलत है, क्योंकि टीचर सेंट्रिक क्या है? एक निगेटिव वर्ड है। क्लियर? मोनोटोनस लेक्चर डिलीवरी, मोनोटोनस एक ही टोन में आप पढ़ाए जा रहे हैं, है ना, बच्चा तो परेशान हो जाएगा, बच्चों को तो नींद आ जाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। इफेक्टिव पूछा है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो वैसे भी निगेटिव था। मोनोटोनस अपने आप में निगेटिव है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी पे अगर मैं जाती हूँ तो लैक ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट, मतलब स्टूडेंट की जो एंगेजमेंट है वो बहुत कम है ना। अब टीचर पढ़ा रहा है तो पढ़ा रहा है, टीचर का मतलब है वो टीचर की टेंशन है ना, बच्चा पढ़ ही नहीं रहे, एंगेज ही नहीं है, तो वो हमारा आंसर ये भी क्या है? लैक ऑफ एंगेजमेंट। लैक क्या है? निगेटिव वर्ड है। तो इस ऑप्शन में 3 वर्ड